नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 10वें पाठ अपूर्व अनुभव का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। इसमें हमने देखा था कि तोतो-चान और यासुकी-चान तोतो-चान एक लड़की है और यासुकी-चान है एक लड़का है जिसके पोलियो हो गया है। तो तोतो-चान उसको अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, तो वो उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाती है और चौकीदार की झोंपड़ी में से एक सीढ़ी लेके आती है। लेकिन यासुकी-चान सीढ़ी पर से नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें ताकत नहीं होती है। तो फिर उसको तोतो-चान को एक और उपाय सूझता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो उसे चौकीदार के छप्पर में क्या मिला? एक सीढ़ी मिली, तिपाही मिली, सॉरी। तिपाही सीढ़ी कैसी होती है? एक स्टूल टाइप होती है। देखो ये, जिसे क्या है, जैसे आपने देखा है ना, सफ़ेदी पेंट करते हैं घरों में, तो इसका यूज़ करते हैं, जिसको क्या है, पकड़े रहना भी ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये नीचे से इसमें 3 पैर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तिपाही। और ये सीढ़ियाँ सी होती हैं चढ़ने के लिए, स्टूल टाइप होता है ये, ना। तो वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि वो सोचने लगी कि मुझ में तो बहुत ताकत आ गई है। आश्चर्य हुआ कि मैं उसको तिपाही सीढ़ी को भी घसीट कर ले आई। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, उसकी जो ऊपरी सीढ़ी थी ना, और जो ये स्टूल सा था बैठने का, तो ये कहाँ तक पहुंच रहा था? द्विशाखा तक पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। तो वो यासुकी-चान से कह रही है कि अब तुम डरना मत, ये क्या है? डगमगाएगी नहीं, हिलेगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। यासुकी-चान भी घबराया हुआ था क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाया था। तो उसने तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर भीगी हुई तोतो-चान की ओर देखा। पसीने से क्यों भीगी हुई थी? क्योंकि वो उसको तिपाही सीढ़ी को खींच कर लेके आई थी ना, इसलिए उसे पसीना आ गया था। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब उनने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उनको कितना समय लग रहा है उसको चढ़ने में, और सूरज की रोशनी पर धूप पड़ रही थी, लेकिन उनका मन किस में लगा हुआ था कि यासुकी-चान कैसे ऊपर चढ़े। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। देखो, वो उसकी हेल्प कर रही थी सीढ़ी पर चढ़ने में। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती थी। वह अपने सिर से उसके पीछे के हिस्से को भी सपोर्ट करती थी। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। उसका भी मन था ऊपर चढ़ने का, तो वो पूरी अपनी शक्ति के साथ ताकत लगा रहा था ऊपर चढ़ने की, और अंत में क्या हुआ? वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा, देखने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई, वो रुआसी सी हो गई, रोने लगी। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान को अब पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ।
उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी-चान को तो तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे-नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच-बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी थी तो गर्मी का मौसम था और धूप बहुत कड़क निकल रही थी। लेकिन वो एक बादल का टुकड़ा था जो कभी-कभी सूरज के ऊपर आ जाता और उनको छाया कर देता। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने-सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था, शाखा के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। बहुत खुश हो गया, उसे वहाँ से ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था दुनिया को देखकर। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो सोचता है कि क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, वो सोचता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। वो सोच रही थी कि टीवी तो एक डिब्बे जैसा होता है, तो जो सुमो पहलवान है वो कैसे आ सकते हैं उस डिब्बे में, कैसे दिख सकते हैं, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, बहुत अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तो तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो इसकी लेखिका कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। तो इसमें क्या है, उनके अपूर्व अनुभव की कहानी की घटना के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।